हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए आज हम लोग यहाँ से वेक्टर अलजेब्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम की बात की जाए या कंपटीशन की, इससे क्वेश्चन आता है और काफ़ी सेफ़ जोन होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, एक बार आप समझ जाएंगे, लाइफ टाइम आपके लिए ये एक कह सकते हो कि सिक्योर जोन हो जाता है, जहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो हम लोग जो है बिल्कुल जीरो से हीरो मॉडल पे जाएंगे। इसका एक शॉर्ट इंट्रो देखेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर पे बात करेंगे, और फिर एनसीईआरटी का जो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर, उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो 1 to 1 देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम लोग वेक्टर की बात करें ना, तो वेक्टर से आप पहले से फेमिलियर हैं, क्लास 11th और 12 में भी आपने पढ़ रखा है कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पर शॉर्ट इंट्रो देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने एक प्लेन में एक वेक्टर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने एक प्लेन लिया है, कह सकते हैं कि ये हम लोगों का एक्स वाई प्लेन है। दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस एंड इट इज़ आवर वाई एक्सिस। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने एक रेड कलर से आपको एक वेक्टर दिखाया हुआ है। तो ये वेक्टर है। तो जो वेक्टर होता है, चूँकि आप पहले से पढ़ रहे हो कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वो क्या कहलाता है? वो आपका वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो अब आप जब वेक्टर को इस तरीके से शो करते हैं ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आप देख सकते हो कि जो आपको दिख रहा है, जैसे मैं ये बताऊँ, इस डंडी का बात करूँ। ठीक है, ये जो रेड कलर का डंडी है, ये आपको दिख रहा है, रेड कलर का स्टिक है। ठीक है, और इसमें एक एरो लगा हुआ है। तो एरो जो है वो दूसरी चीज़ है, समझिएगा। हाँ, एक चीज़ एरो है और एक चीज़ क्या है? स्टिक है। तो जो लेंथ ऑफ स्टिक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो लेंथ होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब ये बता रहा है, मान लो सपोज़ करो कि यहाँ से लेकर के ये 1 मीटर 2 3 और 4। ठीक है, मान लो ये 4 मीटर का मेरा स्टिक है। ठीक है, या 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो मैंने ये 1 मीटर का यहाँ पे सेक्शन बांट दिया है। तो सपोज़ करो ये 4 सेंटीमीटर का स्टिक का लेंथ है। तो जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो वैल्यू है ना वेक्टर का, वो क्या है? वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो एरो है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए एक्चुअली हम लोग एक एंगल बनाते हैं यहाँ से एक्स एक्सिस से। मान लो ये एंगल जो है थीटा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ वेक्टर जो है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ओके, तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी पता चल रहा है एरो से, और जो लेंथ ऑफ स्टिक है वहाँ से आपको मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है। ठीक है, तो सिंपली देखिए, अगर हम लोग 2 डायमेंशन का बात करें, चूँकि हम लोग दोनों पे पढ़ने वाले हैं ना, 2 डायमेंशन भी पढ़ेंगे और 3 डायमेंशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं 2 डायमेंशन पे बात कर रहा हूँ, यानी अगर मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लेन है तब। और अगर ये 3 डायमेंशन में होगा, यानी एक्स वाई जेड में होगा, तब वो कैसा ओरिएंटेशन रखेगा, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है, बिल्कुल मज़ा लीजिए। ये जो एंगल थीटा है, ये बता रहा होता है डायरेक्शन को। ठीक है, ये इंक्लाइनेशन ऑफ वेक्टर है विथ एक्स एक्सिस, और ये बता रहा है कि एक्स से वाई की तरफ जो है वेक्टर इतने एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन पता चल गया कि वेक्टर भाई इसी क्वाड्रेंट में है, और इसका जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, इन जनरल जो वेक्टर है ना, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ए के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, अच्छा, कहीं कहीं पे ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ए के ऊपर कैप लगा दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों ठीक है, बट यूजुअली इसको जो है ना, खास करके इसको जो है यूनिट वेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? यूनिट वेक्टर के लिए। ओके, अब देखो, यूनिट वेक्टर जो है, जैसा कि आपको नेम से ही क्लियर है, और हम लोग अभी टाइप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? मैग्नीट्यूड 1 हो। मैग्नीट्यूड जिसका क्या हो? यूनिटी हो। ठीक है, यूनिटी मतलब 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, कुछ भी हो, 1 अगर मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और साथ में डायरेक्शन भी होगा, तो अगर उसका यूनिटी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है उसमें, तो वो कहलाता है क्या? यूनिट वेक्टर। ओके, तो इसलिए यूनिट वेक्टर को स्पेशली एक अलग सिंबल से दिखाया जाता है, ताकि पहचान में आ जाए कि भैया ये यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के लिए जो लिया जाता है, एक्स एक्सिस के एलोंग में जो वेक्टर लेते हैं, वो होता है आई कैप। तो आई कैप का मतलब हो गया कि अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो उसका वैल्यू 1 होगा, और डायरेक्शन क्या है? एलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से वाई की तरफ जो वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर लिया जाता है जे कैप। ओके, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ भाई, वाई के एलोंग इसका डायरेक्शन है और बाकी इसका वैल्यू 1 होता है। ओके, क्लियर है? तो अब आप इसके बात कीजिए। इन जनरल जो है वेक्टर को हम लोग इस साइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक आप देखिएगा, ए है,
सिंपली, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका एरो, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक ए है एक एरो है। तो ये जो ए है ना, ये इसका बताता है मैग्नीट्यूड, क्या बताता है कि ये भैया इसका मैग्नीट्यूड है यानी वैल्यू है, ठीक है। और ये बताता है डायरेक्शन कि ये किस डायरेक्शन में है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो बात समझिएगा। कभी सिंपली अगर ये लिखा हुआ है सिंपली, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तब ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, तो सिंपली इसका ये मतलब होता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है जी। और अगर आप देखिएगा जो है इसको एरो को, तो एरो जो है वो बता रहा होता है डायरेक्शन को, ओके, डायरेक्शन। और अगर हम लोग 2D में बात करें तो 2D में डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने का तरीका, जैसे मान लो आप थीटा निकालो, कैसे निकालोगे, ठीक है। तो सपोज़ करो कि जैसे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आपका होगा ना, इस वेक्टर का हम लोग देखेंगे ओरिएंटेशन के ये क्या है। मान लो ये जो वेक्टर है, सपोज़ करते हैं ये जो वेक्टर है, ठीक है, तो ये पॉइंट है, सपोज़ करो 3 4, क्या है 3 4 है, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो 3 मिलेगा, ठीक है। या पहले जानते हो ये 3 है, ठीक है। और ये जो है ये आपका 4 है, वाई एक्सिस की तरफ क्या है, ये 4 है, ऐसा मान लो। हाँ, ये जो है वाई एक्सिस की तरफ ये आपका 4 है, ठीक है। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये सामने वाला 4 हो गया। यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा निकालें, tan थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा 4/3, ओके। और यहाँ से आपको ये थीटा मिल जाएगा, फाइनली थीटा क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वेक्टर है ना, वो क्या है, वो एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में है। तो यहाँ से आपको बहुत ईजिली उस वेक्टर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको पॉइंट वगैरह दिया रहता है, तो जब भी इस तरह का पॉइंट में अगर वेक्टर को डिनोट किया जाए, याद रखिए वेक्टर है तो वेक्टर को हम लोग पॉइंट में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। या कहो कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को अगर पॉइंट में दिया जाएगा 3 4, तो इसको फिर आप पोजीशन वेक्टर में लिख सकते हो। तो जब भी कोई पॉइंट ऐसा दिया रहे ना, मान लो 3 4 है, तो इसको हम लोग जब वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर, क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और मान लो ये पॉइंट मेरा P है, तो इसको लिखा जाएगा, चूँकि ये OP है, ठीक है, O से लेके P तक का इसका लेंथ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे OP वेक्टर, ओके, ऐसा लिखेंगे। और 3 4 अगर पॉइंट है तो यहाँ से इसको लिख देंगे 3i + 4j, ठीक है। तो ये वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है जी, कि भाई ये i की तरफ जो इसका लेंथ है वो 3 यूनिट है, और j की तरफ जो इसका इंटरसेप्ट है वो 4 यूनिट है, ओके। तो ये काफ़ी ईजिली हो गया। और इसको अगर आप पॉइंट में लिखोगे सिंपली कि कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट है सिंपली 3 4, ठीक है। तो एक वेक्टर को एज ए पॉइंट भी आप दिखा सकते हैं और उसको एज ए वेक्टर भी दिखा सकते हैं, तब हम लोग उसको वहाँ पे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सब बातें हो गई यहाँ पे। तो ये हो गया 2 डायमेंशन में। बट 3 डायमेंशन में थोड़ा सा हमारे लिए काम बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो चलो 3 डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर 3 डायमेंशन में देखो तो मैं आपको एक वेक्टर दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस लिया हुआ है, ठीक है, मतलब 3D प्लेन है ये। तो अब हम लोग 3D में हम लोग दिखाएंगे एक वेक्टर को। तो अगेन मैंने यहाँ पे एक रेड कलर का वेक्टर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। और मान लो ये जो मेरा वेक्टर है, ओके, ये मेरा आर वेक्टर है, इसको हम लोग आर वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो आर वेक्टर का मतलब ये होगा कि ये जहाँ ओरिजिन से, इस ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है वो आर है, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन इसका, तो डायरेक्शन के लिए चूँकि ये 3D प्लेन पे है, तो ये जो लाइन है पहले समझिएगा, ठीक है। ये एक रूम के जैसा होता है, आपको पता है जो 3D मेरा होता है क्या होता है, एक कमरा होता है जिसमें मान लो एक डायमेंशन x है, ठीक है, फिर दीवार की एक तरफ की चौड़ाई y है और जो दीवार का ऊंचाई है वो z है, ये आपको पहले से मालूम है ना। तो तीनों जब हम लोग कॉर्नर पे लेंगे एक वेक्टर, तो जाहिर सी बात है वो तीनों एक्सिस से एंगल बनाएगा। मान लो x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, y से बीटा और z से गामा, ठीक है। तो इस तरह का अगर ये एंगल बना रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसका एंगल को डायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्शन कोसाइन में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए, मान लो कि ये एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, क्या, XYZ, क्या है, XYZ, ठीक है। तो नो डाउट अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूँ x एक्सिस के साथ में देखूँ अगर, तो ये जो लेंथ है O से लेकर के मान लो ये मेरा A है, ठीक है। तो OA क्या होगा, ये आपका x होगा, ठीक है।
और ये जो ओ आर है ये ओ पी मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट पी है। तो ये जो ओ पी है यहाँ पे ओ पी, उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू आर है, ठीक है, ये वैल्यू हो गया, ये हो गया वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब सिंपली क्या होता है, वैल्यू होता है उसका, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया ओ पी। और ओ पी वेक्टर का मतलब क्या है, तो ये पूरा आर वेक्टर है जो ये बतला रहा है कि एक यहाँ पे स्टिक है आर लेंथ का, ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन 3D प्लेन में इस तरीके से है कि वो एक्स से अल्फा एंगल बनाता है, वाई से बीटा और जेड से गामा, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ओपी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट एक्स वाई जेड है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे एक्स आई कैप, वाई जेड कैप और जेड के कैप, ठीक है। मतलब आई एक्स के तरफ जो लेते हैं हम लोग वेक्टर वो होता है आई कैप, जो कि एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसमें सिर्फ इसका वैल्यू 1 होगा और डायरेक्शन होता है एलोंग एक्स एक्सिस। वाई की तरफ जो लेते हैं वो होता है जे कैप, यानी एक वेक्टर दिया गया है वाई की तरफ जो ये बतला रहा है कि इसका वैल्यू 1 है और ये वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है। और जेड की तरफ जो होता है वो होता है आपका के कैप, ठीक है जी। तो अब जैसे हम लोग 2D प्लेन में लिख रहे थे, 3D प्लेन में हम लोग पॉइंट पी को अगेन ऐसे लिखेंगे और ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। ये भी आपको समझ करके रखना है, ओके, जैसे ऊपर में हो रहा था। और इसका जो वैल्यू है वो तो आपने देख लिया आर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी एक रिलेशन मिल रहा है कि हम लोग जब भी इन जनरल बात करेंगे ना, तो आर वेक्टर मेरा क्या होगा, एक्स आई होगा, वाई जे होगा और जेड के होगा, ठीक है। ये भी आप देख लो यहाँ पे, अगर मान लो ये आपका कोई पोजीशन वेक्टर आर है और ये पॉइंट एक्स वाई जेड है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखोगे, सिंपली आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू मतलब क्या होगा, यानी कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड देखो ऐसे निकाला जाता है, ओके, मतलब आई जे के को हटा दीजिए तो सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो 3D प्लेन में जब भी इस तरह का कोई वेक्टर हो ना, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है, इस तरीके से मोहब्बत से मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। ऊपर में मैंने आपको बताया था 2D में, तो 2D में जैसा मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अगर मान लो इसका आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, तो इसी का अगर मैं निकालूँ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, ठीक है। सिंपली इसको ओपी वेक्टर का हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओके। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 और 16, ये आपका 25 होगा, तो 25 का वैल्यू 5 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक रफली 4 लिए थे ना, तो चलो इसको भी कर लेते हैं करेक्ट, इसका वैल्यू 5 आ रहा है। अगर 0.35 लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा जी, 5 होगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न बाकी ना रह जाए। तो अगर हम लोग इसको यूनिट में बांटेंगे तो ऐसे बांटना पड़ेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 सेगमेंट में ये बटा हुआ है 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट है, तो यहाँ पे 5 सेगमेंट 5 सेंटीमीटर है और ये 0.34 है। तो अब बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, चाहे हम लोग पॉइंट से मेज़र करें या डायरेक्टली वैल्यू देखें तो दोनों बराबर आना चाहिए। तो जब भी आपको स्टिक का वैल्यू निकालना हो ना, अगर आपके पास में पॉइंट अवेलेबल है तो आप इस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कुछ करना नहीं होता है, आई को हटाइए, जे को हटाइए और जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 2D में हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम लोग 3D में मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा, वही आई जे को हटा के स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं डायरेक्शन रेशियो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ये क्या होता है जी, तो ये होता है सिंपली कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। जहाँ अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, तो अल्फ़ा बीटा गामा है जो कि वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा कौन बना रहा है तो सिंपली कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। रेशियो लिख दिया मैंने, डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, ओके। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। अब चूंकि ये कॉस के टर्म में दिया गया है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोसाइन बोल रहे हैं। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ है। तो 3D ज्योमेट्री में, ठीक है, 3D स्पेस में जनरली वेक्टर का जो डायरेक्शन दिखाया जाता है वो कोसाइन से दिखाया जाता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे कि इफ़ ए वेक्टर
इफ़ ए वेक्टर, ठीक है, मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस या विथ एक्सिस कर दीजिए शॉर्ट में तो आ जाएगा, ठीक है। एक्सिस का मतलब ही है कि एक्स वाई जेड, ओके। तो इफ़ ए वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली विथ एक्सिस, ओके, देन, तो ऐसे केस में ये जो वैल्यू है कॉस अल्फ़ा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इस कॉल्ड, इसी को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन, इस कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है बट बहुत यूज़ है इसका। शॉर्ट में इसको हम लोग ना DC लिखते हैं ना, DCS, ठीक है। DCS मतलब डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट में लिखेंगे, ओके। क्योंकि एक डायरेक्शन रेशियो भी होता है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्लियर है। तो ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखो यहाँ से बहुत तरह की बातें आएंगी जो आपको सीखना है। जैसे देखो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फ़ा का वैल्यू दिखाऊँ, वेयर कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा क्या होगा, अगर हम लोग ये फिगर देखें ना, तो इस फिगर में देखिएगा तो आप ट्रायंगल लीजिएगा OPA, ट्रायंगल ले लीजिए क्या, OPA, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखोगे कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, तो ये होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी OA बाई OP होगा, ठीक है। सिर्फ वैल्यू का बात करेंगे तो OA का वैल्यू x है और OP का वैल्यू क्या है जी, सिंपली r है। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो गया, x बाई आर, ठीक है। यहाँ पे इन ट्रायंगल लिख सकता हूँ मैं कि यहाँ पे मैंने जो ट्रायंगल दिखाया है वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल OPA, ठीक है, ओके। तो जिस तरीके से आपने एक्स एक्सिस का काम किया ना, वाई एक्सिस में भी ऐसा ही ट्रायंगल बनेगा, जेड में भी ऐसा ही बनेगा। सबको दिखाना पॉसिबल नहीं है तो सिमिलरली मैं लिख देता हूँ क्या, सिमिलरली। इसी तरह से जब आप कॉस बीटा निकालोगे वाई एक्सिस से, ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स बाई आर आया है वो आपका वाई बाई आर आ जाएगा, ठीक है। एंड जब आप कॉस गामा निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका जेड बाई आर आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा क्या, सिंस क्या होता है, अभी हम लोग दिखाए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो आर इज इक्वल टू होता है दिस वन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर में ये आपका मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा जी, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ, ठीक है, दोनों तरफ, तो इधर आपका 1 बचेगा, इधर आपका आ जाएगा एक्स बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई बाई आर का स्क्वायर और प्लस जेड बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों तरफ आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये मिल जाएगा। अब आपको दिख रहा है ना कि एक्स बाई आर क्या है, ये तो हमारा कॉस अल्फ़ा है। यहाँ से आपका ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू दिस इज़ आवर कॉस अल्फ़ा, सो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इट इज़ आवर कॉस बीटा, सो इट इज़ कॉस स्क्वायर बीटा, और ये आपका कॉस गामा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो बहुत ही धांसू रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, एकदम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, तो इनके स्क्वायर का सम क्या होगा, 1 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और ये देखो मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया, तो प्रूफ करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ये फिगर बना लेना ऊपर वाला और इस तरीके से आप लिख दोगे तो आपका यहाँ पे काम आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में पहचानते हैं किससे, कॉस अल्फ़ा को लिखा जाता है L, कॉस बीटा को लिखा जाता है M और कॉस गामा को लिखा जाता है N, ठीक है। तो इन जनरल जो है याद रखिएगा, इन जनरल, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। जो आपका डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है LMN से, ठीक है। तो L क्या हो गया, L कॉस अल्फ़ा हो गया, M कॉस बीटा हो गया और N कॉस गामा हो गया, ठीक है। और रिलेशन भी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर का सम 1 है, ये आपका L है, सो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये आपका 1 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, तो भाई 3D प्लेन में, ठीक है, जो आपको वेक्टर गिवन होगा ना उसके डायरेक्शन कोसाइन में ये रिलेशन होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। क्या, अगर मान लो आर वेक्टर आपको ये दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ये आपका मान लो आर वेक्टर है सिंपली, ठीक है। देन
यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है इसको। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। ओके, तो शॉर्ट में अगर बोले हम लोग तो DRS, डायरेक्शन रेशियोज। ओके, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन एक डेफिनेशन बन गया यहाँ पे आपका डायरेक्शन रेशियो का। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर सिंपली मेरे पास में वेक्टर है, ठीक है, तो जो भी वेक्टर आपको गिवन है यहाँ पे आई कैप के साथ में, यहाँ पे जे के कैप के साथ में और यहाँ पे के कैप के साथ में, ठीक है, तो ये जो वैल्यू एक्स वाई जेड है ना, सिंपली वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। ठीक है जी। ओके, तो डायरेक्शन रेशियो का और डायरेक्शन कोसाइन का आपस में बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो अगर हमको डायरेक्शन रेशियो पता है, मान लो जैसे कोई वेक्टर है, तो आपको डायरेक्शन रेशियो तो फ़ौरन मिल जाएगा, क्योंकि आप उसको देख के ही बता देंगे। जैसे यहाँ पे आपने एक वेक्टर देखा और आपने बता दिया कि भाई ये डायरेक्शन रेशियो है। तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप डायरेक्शन कोसाइन तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको मैंने ये तरीका अभी दिखाया कि भाई एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रिलेशन बता देता हूँ आपको, जो आपको काफ़ी काम आएगा। तो सो इन जनरल याद रखिएगा यहाँ पे, इन जनरल। ठीक है, अगर मैं इन जनरल की बात करूँ, इन जनरल मान लीजिए मेरे पास में आर ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, क्या ए आई है, बी जे है और सी के है, ऐसा अगर दिया हुआ है वेक्टर मान लो। ठीक है, 3D प्लेन में सही दिया रहेगा, और ज़्यादातर हम लोग को अब 3D प्लेन पढ़ना है, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, देन यहाँ से आप डायरेक्टली लिखेंगे क्या, डायरेक्शन रेशियो, DRS क्या हो जाएगा इसका, सिंपली हो जाएगा A, B और C हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो L, M और N, ये दोनों चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से आपको ये भी समझना है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, आपस में प्रोपोर्शनल होता है। यानी क्या, यानी हियर यहाँ पे ये चीज़ आएगी कि L जो है वो इज इक्वल टू आपका KA होगा। ठीक है, M जो है वो KB होगा और N जो है वो KC होगा। मतलब इन शॉर्ट आप ये देखो, यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि जो डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, वो क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन रेशियो के। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगा। L क्या हो जाएगा KA, M क्या हो जाएगा KB, N क्या हो जाएगा KC। ठीक है जी। अब यहाँ से चूँकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर, ये 1 होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखिए ऊपर में, तो यहाँ से जब आप इसको पुटअप कर दोगे वैल्यूज़ को, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K स्क्वायर, A स्क्वायर, इट इज़ K स्क्वायर, B स्क्वायर एंड इट इज़ K स्क्वायर, C स्क्वायर, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको K का वैल्यू मिल जाएगा, देयरफॉर K क्या आ जाएगा, K स्क्वायर आपका आ जाएगा। सिंपली यहाँ से ऐसे कर लो, K स्क्वायर को कॉमन ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू आपका ये 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो K का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई, इधर रूट में आ जाएगा A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब आप देखो कि कितने आसानी के साथ में आपको 11 मिल जा रहा है। ठीक है, देयरफॉर ये जो मेरा डायरेक्शन कोसाइन था DCS, ये क्या था, ये मेरा एलिमेंट था। ठीक है, एलिमेंट था, यानी कहिए शॉर्ट में कहिए कि ये आपका KA, KB और KC था। ठीक है, चूँकि L, M, N का ये वैल्यू होता है। ओके, अब यहाँ पे जो K का वैल्यू आया है ना, वो आप पुटअप कर दीजिए। तो आप पुटअप कर देंगे तो आप देखेंगे कि सिंपल इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो प्लस माइनस A बाई रूट A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला आ रहा है, दूसरा वाला आ रहा है आपका प्लस माइनस B बाई रूट अंडर A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, और तीसरा वाला भी वही आ रहा है, C बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको एंगल दिया रहे। ठीक है, अगर एक वेक्टर आपको दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है कि ये एक्स एक्सिस से अल्फ़ा बनाता है, वाई से बीटा बनाता है, ठीक है, और जेड से गामा बनाता है, अगर ऐसा दिया हुआ है मान लो, तब तो आपके लिए डायरेक्शन कोसाइन निकालना सिंपल है, क्योंकि ये कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा होगा। ठीक है, एंगल दिया हुआ है तब सो सिंपल है। लेकिन अगर एंगल नहीं दिया, मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, तो यहाँ पे देखो रिमार्क की मैं बात कर रहा हूँ, रिमार्क। ठीक है, कि अगर हमको एंगल नहीं गिवन है, ठीक है, इफ़ एंगल इज़
इज नॉट गिवन, ठीक है, एंगल आपको क्या है, दिया हुआ नहीं है, ठीक है, सिंपली आपको वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एंड सिंपली ए वेक्टर इज गिवन, ए वेक्टर इज गिवन। मान लो आपको सिंपली एक वेक्टर दिया हुआ है, कैसा, ठीक है, मान लो आपको मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है, ले लेते हैं हम लोग क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, आई प्लस 2j प्लस 3k, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एक वेक्टर आपको दिया हुआ है। तो अब आपको इसका लिखना है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, और आपको बोल दिया, आपको क्या बोल दिया, आपको बोल दिया कि फाइंड कीजिए आप डायरेक्शन कोसाइन, DCS फाइंड कीजिए, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे क्विकली मिल जाएगा डायरेक्शन रेशियो, DRS मिल जाएगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा, तो वो मिल जाएगा 1 2 3। इसको तो भाई मैंने बच्चा भी लिख सकता है ना, अंधा आदमी भी लिख देगा, उसको आप बोलोगे 1 2 3 से बना हुआ है, आई कैप है, 2j कैप है, 3k कैप है, तो डायरेक्शन रेशियो क्विकली लिख देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चूंकि फॉर्मूला देख रहे हैं ना कि हमको ABC मिल गया, तो हमको सिंपली क्या करना है, कह सकते हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हियर हम एक ही बार में निकाल लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, A1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 9, क्या हो जा रहा है जी, 1 4 + 9, ठीक है, यानी आपको ये वैल्यू मिल रहा है 14, क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर आप डायरेक्टली लिख दोगे DCS क्या होगा, तो DCS सिंपली हो जाएगा 1 के लिए ±1/√14, ठीक है, 2 के लिए ±2/√14 और C के लिए ±3 के लिए 3/√14। तो भाई जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया था, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके, ठीक है, अगर ABC हमको पता चल गया, यानी डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर एंगल दिया हुआ है तो बेस्ट है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इज DCS। अदरवाइज अगर आपको सिंपली वेक्टर दे रखा है तो डायरेक्शन रेशियो तो भाई अंधा आदमी भी बता देगा, और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, जो वैल्यू से मैग्नीट्यूड तैयार हो रहा है वेक्टर का, ठीक है, उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको DCS निकल जाएगा। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ DRS एंड DCS, और काफ़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें कवर हो गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है इन 2D एंड 3D प्लेन, ओके। अब यहाँ पे चलो हम लोग क्विकली जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है, ठीक है, ये NCERT से मैंने लिया है, बिकॉज NCERT इज़ बेस्ट, ठीक है, उसका डेफिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है, बट आपको डेफिनेशन का कुछ करना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में डेफिनेशन आपसे कभी पूछेगा नहीं, ये मैथ्स है, इसमें तो कभी भी नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया है, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जीरो वेक्टर क्या होता है, ठीक है, जीरो वेक्टर जैसा इसका नाम है ना, नाम पे जाओ, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड जीरो है इसका मतलब क्या है कि कोई वैल्यू नहीं है उसका, इसमें क्या होगा, ओनली डायरेक्शन होगा, ठीक है, नो मैग्नीट्यूड मतलब जीरो मैग्नीट्यूड हो गया, और इसमें सिर्फ डायरेक्शन ही होगा। तो भाई इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट वेक्टर, बस जस्ट एक पॉइंट को देखो, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन की ही होगा, कुछ एरो लगा हुआ होगा किधर, तो वो आपका क्या हो गया जीरो वेक्टर। इसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं, जो कि इसका वैल्यू जीरो होता है, ठीक है, इसको सिंपली हम लोग डिनोट करते हैं इससे, और इसमें कुछ नहीं है, ओके, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, एक ही हो, जाहिर सी बात है, जहाँ शुरू हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखिए सेकंड आ रहा है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो भाई जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक वेक्टर है, ठीक है, तो एक वेक्टर के तरफ जो है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इसका वैल्यू और दूसरा ये, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। और ये जो वेक्टर को दिखलाना है ना, तो इसको कोई चीज़ से तो दिखलाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग दिखलाते हैं यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है सिंपली डायरेक्शन दिखाने के लिए कि वो किधर है, जबकि उसके वैल्यू के लिए हमको अलग से कोई मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो अगर यूनिट वेक्टर है इसका मतलब है कि सिंपली उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो यानी 1 हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और कोई वेक्टर है मान लो आपका A, तो उस वेक्टर की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा उसको दिखाने के लिए A कैप का इस्तेमाल किया जाता है। ये यूनिट वेक्टर डिफरेंट तरीके से निकालते हैं। अगेन देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में,
ठीक है। तो बहुत तरीके से आप निकाल सकते हो यूनिट वेक्टर। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि किस पोजीशन में या किस कंडीशन में आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, और काफ़ी जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पे भी बात कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे आ रहा है को इनिशियल वेक्टर। ओके, तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? तो जैसा कि इसका नाम है ना, को इनिशियल, मतलब कि ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से निकलते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक ही पॉइंट से निकल रहा है, ये क्या है? ये आपका को इनिशियल है, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे एक इस पॉइंट पे एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से निकल रहा है, तो आ रहा है निकल रहा है, ये को इनिशियल नहीं है। को इनिशियल यानी एक ही इनिशियल पॉइंट से निकलने वाला, नाम से ही क्लियर है, ठीक है। तो ये कहलाएगा को इनिशियल। इसके बाद आ रहा है हमारा को लीनियर वेक्टर, ठीक है। ये क्या है? टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को लीनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो भाई कोलिनियर क्या होगा? कोलिनियर होगा ना, जैसे मान लो कोई एक आपको वेक्टर दे रखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको हटाता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे को एक वेक्टर दे रखा है यहाँ पे, ये मेरा कोई वेक्टर है, मान लो ए, ठीक है। अब इस ए वेक्टर के पैरेलल में मैंने ले लिया एक वेक्टर 2a, ठीक है। 2a ले लिया, तो नो डाउट इसको हम लोग कोई नया नाम दे सकते हैं बी वेक्टर। तो ये दोनों क्या है? आपस में कोलिनियर है, मतलब वो पैरेलल हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, या तो ये ऐसे भी हो सकता है। मान लो मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। इसका नाम ये ए है, तो मान लो ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 2.5a। लेकिन ये अब देखो माइनस में ना, चूँकि डायरेक्शन इसका उल्टा हो गया, तो इसको हम ले लेते हैं सी। तो नो डाउट ए बी सी ये तीनों क्या है? कोलिनियर है, क्योंकि पैरेलल भी है, ठीक है। तो पैरेलल हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, डायरेक्शन देखो या तो सेम हो सकता है या तो उसके अलग हो सकता है, ठीक है। बट पैरेलल होना चाहिए। तो ये कह सकते हो या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। ये पैरेलल है एक डायरेक्शन में, ये आपका एंटी पैरेलल है अपोजिट डायरेक्शन में। तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि ये कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो एक ही लाइन में होना, तो एक ही लाइन में होना का मतलब होता है वेक्टर के केस में वो पैरेलल हो सकता है। आप उठा करके रख दोगे तो, जो कि वेक्टर हम लोग क्या है, डायरेक्शन एक ही है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ला के रख सकते हैं, तो वो फिर कोलिनियर वही उसी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल वेक्टर भी पॉसिबल है। ओके, सेम डायरेक्शन में हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है। तो ये आपका कोलिनियर वेक्टर होगा, लेकिन पैरेलल होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक ही लाइन में है तब भी होगा, ठीक है, वो भी वही चीज़ है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। फिर एक देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर इक्वल वेक्टर। क्या आ रहा है जी? इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर जैसा कि नाम आपको पता है, इक्वल वेक्टर में ऐसा वेक्टर होगा ना जिसका दो वेक्टर ए और बी को आप इक्वल बोलोगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है, और डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट, ठीक है, एंड रिटेन एज ए इज इक्वल टू बी। जैसे मतलब इनिशियल पॉइंट जरूरी हो, ये जरूरी नहीं है, मतलब मैच करता हो। जैसे मान लो एक मैंने ले लिया ऐसे, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ओके, और मैंने फिर यहीं पे एकदम बिल्कुल सेम ले लिया मैंने ये, ओके। तो अब देखो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम ही मैंने लिया है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल है। तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, वो दोनों क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है, ओके। तो सिंपल सा चीज़ है। फिर देखो निगेटिव वेक्टर क्या होता है? निगेटिव वेक्टर मतलब भाई कोई वेक्टर है, उसको आप उलट दो तो वो बी ए बन जाएगा, अगर बी ए है तो ए बी बन जाएगा, ठीक है। तो बी ए को आप उल्टा करेंगे तो ए बी लिखेंगे, बट साइन क्या हो जाएगा? माइनस। जाहिर सी बात है भाई, मान लो कि कोई वेक्टर है, ठीक है, ऐसा ये ए से बी की तरफ है ना, तो अगर मैं इसको पलटूंगा, ठीक है, निगेटिव करूंगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा? उसी डायरेक्शन में जस्ट बी ए हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो ये ए से बी था, ये आपका बी से ए हो जाएगा, तो फिर उस केस में ये निगेटिव का रिलेशनशिप आएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये लेक्चर तो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर ही हो गया। अब इसमें हम लोग चैप्टर ऐड करेंगे तो हो सकता है लंबा हो जाए, तो मैं चैप्टर को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। इंट्रो के लिए काफ़ी अच्छा नॉलेज आपको मिला है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और इसको आगे ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। जितना आप क्वेश्चन करते हैं ना, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आता है कॉन्सेप्ट का। बट ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करके रखना है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।